नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस स्वामीनाथन की। एक ऐसा नाम, एक ऐसे इंसान जिन्हें भारत में करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें सही मायनों में भारत की फूड सिक्योरिटी का आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार कहा जाता है। तो सवाल ये है कि आज हम अचानक से एमएस स्वामीनाथन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह है कुछ हाल ही के डेवलपमेंट्स। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनकी वजह से उनकी लेगेसी एक बार फिर से सुर्खियों में है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसका थीम था एवरग्रीन रेवोल्यूशन, द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सम्मान में एक नया अवार्ड, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस भी शुरू किया गया है। चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और उनकी कहानी को शुरू से समझते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब भारत अनाज की भयानक किल्लत से गुजर रहा था और कैसे स्वामीनाथन ने देश को फूड स्कार्सिटी से निकालकर सेल्फ सफिशिएंसी के रास्ते पर ला खड़ा किया। यहीं से वो ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट कहलाए। जरा सोचिए 1960s के दशक के बारे में। भारत एक बहुत बड़े अकाल के मुहाने पर खड़ा था। हालत इतनी खराब थी कि हमें अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए विदेशों से अनाज मंगाना पड़ रहा था। सिचुएशन बहुत गंभीर थी और हमें एक तेज और असरदार समाधान की जरूरत थी, और वो भी तुरंत। इसी मुश्किल घड़ी में स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन की रणनीति बनाई। फोकस बिल्कुल क्लियर था, हमें किसी भी तरह अनाज का उत्पादन जबरदस्त तरीके से बढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने एडवांस्ड ब्रीडिंग और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने नोबेल विजेता नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर काम किया और मेक्सिको से गेहूं की हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ किस्में जैसे कि सोनोरा और लर्मा रोजो 64 भारत लेकर आए। और फिर 1989 में पुसा बासमती का डेवलपमेंट तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, जो कि पहली हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ बासमती किस्म थी। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को भुखमरी से तो बचा लिया, लेकिन स्वामीनाथन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक विजनरी थे। वो ये समझ चुके थे कि ये सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म नहीं है, और यहीं से उनके दिमाग में एक नए विजन ने जन्म लिया। एक ऐसा विजन जिसे उन्होंने नाम दिया एवरग्रीन रेवोल्यूशन। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत ही पावरफुल दवा थी। उसने मरीज यानी भारत को बचा तो लिया, पर उस दवा के कुछ बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स भी थे, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, मोनोकल्चर यानी सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाना, और इन सब से जमीन की सेहत का लगातार खराब होना। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का अप्रोच था कमोडिटी सेंट्रिक, मतलब सारा जोर सिर्फ और सिर्फ पैदावार बढ़ाने पर था। लेकिन एवरग्रीन रेवोल्यूशन का नजरिया बिल्कुल अलग था। ये एक होलिस्टिक सिस्टम्स अप्रोच है। इसका मकसद सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसी प्रोडक्टिविटी हासिल करना है जो हमेशा बनी रहे। और सबसे जरूरी बात, ये प्रो नेचर भी है और प्रो पुअर भी। तो असल में ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ये एक ऐसा विजन है जिसमें हम खेती की पैदावार को हमेशा हमेशा के लिए बढ़ाएं, लेकिन इस तरह कि हमारे पर्यावरण को, हमारी इकोलॉजी को कोई नुकसान ना पहुंचे। मतलब लोगों की लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के साथ जोड़कर देखना। और इस विजन के कुछ मजबूत पिलर्स हैं। पहला, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम, ताकि केमिकल्स पर हमारी निर्भरता कम हो सके। दूसरा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी आईएनएम, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे। इसके साथ ही बारिश के पानी को बचाना, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, बायोगैस का इस्तेमाल करना और मिलेट्स जैसी क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें उगाना, ये सब इसका हिस्सा हैं। स्वामीनाथन का काम सिर्फ फसलों और लैब तक ही सीमित नहीं था, वो दिल से किसानों के हिमायती थे। उनका साफ मानना था कि कोई भी एग्रीकल्चरल पॉलिसी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके दिल में, उसके सेंटर में किसान ना हो। और इसी सोच के साथ साल 2004 से 2006 तक उन्होंने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जिसे हम एनसीएफ भी कहते हैं, उसकी अध्यक्षता की। इस कमीशन का एक ही मकसद था, देश भर में किसानों की तकलीफों को, उनकी परेशानियों को समझना और उनका हल निकालना। एनसीएफ की जो सबसे अहम और चर्चित सिफारिश थी, वो थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर। कमीशन ने कहा कि एमएसपी, फसल उगाने की जो कुल लागत आती है, उससे कम से कम 50% ज्यादा होनी चाहिए।
आपको पता ही होगा कि ये सिफारिश आज भी किसानों से जुड़े मुद्दों की हर बहस का एक सेंट्रल पॉइंट है। स्वामीनाथन ने हमेशा एक इंक्लूसिव एग्रीकल्चर की वकालत की। उन्होंने महिला किसानों के अधिकारों को बहुत मजबूती से उठाया। 2011 में उन्होंने विमेन फार्मर्स एंटाइटलमेंट्स बिल भी पेश किया था, जिसका मकसद था महिलाओं को जमीन और पानी जैसे रिसोर्सेज पर हक दिलाना। इसके अलावा 1990 में उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज यानी NAAS की भी नींव रखी थी। अब आते हैं उनकी सबसे खास विरासत और उनके ग्लोबल विजन पर, जिसे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर शब्द में पिरोया, बायो हैप्पीनेस। ये शब्द असल में उनके पूरे जीवन के काम का निचोड़ है। स्वामीनाथन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में सोचें। मतलब अब सिर्फ सबके लिए खाना ही काफी नहीं है, बल्कि गोल ये होना चाहिए कि सबको ऐसा खाना मिले जिसमें प्रोटीन, कैलोरीज और जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों। उनका असली मकसद था हिडन हंगर यानी छिपी हुई भूखमरी को खत्म करना। और यहीं पर बायो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट आता है। बायो हैप्पीनेस क्या है? ये वेल बीइंग की वो स्टेट है, वो अवस्था है जो तब पैदा होती है जब हम बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं और उसका इस्तेमाल इंसानों की सेहत, न्यूट्रिशन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। आसान भाषा में कहें तो इंसान और प्रकृति के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाना। उनके इस असाधारण काम को देश ने हमेशा पहचाना और सराहा। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1987 में पद्म विभूषण और आखिर में 2024 में भारत रत्न। ये सम्मान उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और लगन को सलाम करते हैं। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ भारत तक ही नहीं थी, वो एक ग्लोबल आइकॉन थे। 1977 में वो दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड फूड प्राइज जीतने वाले व्यक्ति बने। उन्हें रैमन मैग्सेसाई अवार्ड और एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड जैसे बड़े सम्मान भी मिले। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का खिताब दिया था। MS स्वामीनाथन के विजन ने भारत को खाद्य सुरक्षा दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हमारे सामने बड़ा सवाल यह है कि एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए हमारा देश उनकी एवरग्रीन रेवोल्यूशन की सोच को, उनके विजन को आगे कैसे बढ़ा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।